तो देखिए हम लोग के पास जो फ्रिक्शन में हम लोग लास्ट ईयर ने थ्योरी जहां तक डिस्कस किए उसके आगे आज हम लोग प्रोसीड करेंगे थ्रू दिस न्यूमेरिकल प्रोसेस। तुम्हारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो एक एक करके क्वेश्चन जो भी आप लास्ट ईयर पढ़े उसको लेके आगे बढ़िएगा। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। चलो जी बताओ, डायरेक्शन बताओ ऑन द ब्लॉक एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड। ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर है? बोलो बोलो, ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर है? ब्लॉक का वेलोसिटी है राइट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर है? 1 न्यूटन की तरफ से। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन। वेरी गुड, समझे? तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इस फोर्स से कोई मतलब नहीं है। नीचे वाले फ्लोर के रिस्पेक्ट में, नीचे वाले फ्लोर के रिस्पेक्ट में तुम्हारा ब्लॉक जो है, नीचे वाले फ्लोर के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक जा रहा है राइट, तो इस पे फ्रिक्शन है लेफ्ट, और नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन है राइट। समझे क्या? नीचे वाला जो आपका सरफेस है, ग्राउंड है, अगर ग्राउंड पे फ्रिक्शन बोलेंगे तो वो राइट है, लेकिन ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर है? बोलो बोलो, लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ। अच्छा, क्यों इतना देर लगा आंसर देने में? क्योंकि फोर्स लग रहा था इधर, इसीलिए। ये सब थोड़ा सा देख रहे थे उसको। हाँ, तो देखिए मोशन हो रहा है राइट, नीचे वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में ब्लॉक जा रहा है राइट, तो फ्रिक्शन इस पे लगेगा लेफ्ट की तरफ। यस सर। सबका क्लियर है? देखिए भाई, जो लोग हैं सब कोई हाँ ना बोलते चलिए, तब है ना पढ़ाने में मजा आता है। नहीं तो एक स्टूडेंट हाँ ना बोल रहा है, हम है ना उसी को लेके पढ़ा दें। आईआईटीएन कौन ज्वाइन हो गया सर आईआईटीएन करके? हाँ वही देख रहे हैं, आईआईटीएन पहले ही से आईआईटीएन है, तो यहाँ क्यों ज्वाइन किया? नाम ठीक करोगे, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे। अगर कोई स्टूडेंट हो तो पढ़ लो ठीक से, नाम ठीक करके आओ, नहीं तो हम है ना अभी आपको वेटिंग में डाल रहे हैं, उसके बाद फिर आप जाइएगा बाहर। ओके चलिए, हो गया जी, छुट्टी हो गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। ये रहा, ऑल सरफेसेस आर रफ, ड्रॉ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए एंड बी। चलो जी देख के बताओ, सब कोई हिस्सा लो। ए ये है, बी ये है, ऑल सरफेसेस आर रफ, नीचे भी है ये भी रफ है। वेलोसिटी को गौर से देखो, बोलो ए पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? सर वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन। ए पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट तरफ से। ए पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? सब कोई बोलिए जी, अपना अपना आंसर दीजिए। लगेगा सर। किधर, लेफ्ट या राइट? ए पे लेफ्ट को। तुम देख लिया फिगर? सर राइट में लगेगा सर, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी वाला लगेगा। ये देखो, अगर ऊपर वाले का वेलोसिटी कम है, यही क्वेश्चन पढ़ के बैठे हो आप लोग? सब कोई पढ़ के आए हैं? यस सर। लग नहीं रहा। जो वेलोसिटी है भी ए मेरा, वो हमारे नीचे वाले बी से छोटा है, तो बी आगे खिसक रहा है और ए पीछे रह जा रहा है, तो ए पे फ्रिक्शन लगेगा आगे। अरे यार, भी रिलेटिव सोच, भी रिलेटिव सोच। क्या ए का भी रिलेटिव लेफ्ट की तरफ है और बी का भी रिलेटिव राइट की तरफ है? तो भी रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन, भी रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन 1 है, ये 1 है, और जमीन में तो लेफ्ट की तरफ है ही। बोलो ठीक है? यस
सब कोई समझे, सब कोई? यस सर। तो ऐसे रैंडम नहीं दीजिए आंसर, एकदम मैंने सोच सोच के बताइए जैसे पढ़े आप। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए ध्यान से, सोच के बताइए। चलिए आपको 2 मिनट समय देते हैं, अब आपको काम करना है। एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है, रेस्टिंग ऑन अ रफ सरफेस एज शोन इन फिगर, इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ F टुवर्ड्स राइट, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक व्हेन F इज 5, 25 एंड 50 न्यूटन, म्यू एस म्यू के दिया है, जी का वैल्यू। चलो 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 देख के बताओ, क्या ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, नीचे की तरफ mg, अगर राइट की तरफ पुश करेंगे लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल लिखे तो नॉर्मल बहुत आराम से हम लोग mg लिख दिए। फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू लिखेंगे वो हम लिखेंगे म्यू एस इंटू एन। म्यू एस का वैल्यू कितना, तो 0.6, और नॉर्मल कितना, मास था कितना, मास है 5 kg, 50 न्यूटन, तो ये आ गया 30 न्यूटन। और फ्रिक्शन का काइनेटिक वैल्यू कितना, म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना भाई 0.5, नॉर्मल कितना 50, तो ये 25 न्यूटन। चलो जी, यहां तक का डाटा जो तुम निकालो हो उससे ये सोच के बताओ कि जब 5 न्यूटन फोर्स लगेगा तो बॉडी मूव करेगा या नहीं? नहीं करेगा। नहीं करेगा। अगर आपका एफ एक्सटर्नल 5 न्यूटन है तो फ्रिक्शन कौन है? 5 न्यूटन सर। 5 न्यूटन है। बाय नेचर कैसा है? स्टैटिक। स्टैटिक है। अगर तुम्हारा अप्लाइड फोर्स 25 न्यूटन है, देखो वहां पे बी वाले में 25 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना? 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। बाय नेचर कैसा? लिमिटिंग। स्टैटिक। लिमिटिंग नहीं, लिमिटिंग 30 है। यस सर। जब तुम्हारा फोर्स है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, बोलो फ्रिक्शन कितना? 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। बाय नेचर कैसा? काइनेटिक। वेरी गुड। समझ में आया सबको? यस सर। चलो अगला, इस क्वेश्चन में देखो लिखा है ब्लॉक हैविंग अ मास 3 kg is initially at rest on a horizontal surface. The coefficient of static friction is 0.3 between the block and the surface and mu k 0.25. A constant force F of 50 Newton act on the body at an angle 37. What is the acceleration of the block? चलो जी तुम बताओ कि बनेगा कैसे, थोड़ा सोच के बोलो, बताओ बनेगा कैसे। सर पहले हम लोग यहाँ पे नॉर्मल निकालेंगे सर, F sin थीटा प्लस mg। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है सर। फिर उससे लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे सर, फिर इसको देखेंगे कि कौन आगे कौन बड़ा छोटा है। अच्छा, कौन सा फोर्स है जो इसको मूव कराना चाहता है जी आलोक? सर F cos थीटा। गुड वेरी गुड, बन जाएगा एकदम 100% बनेगा। देखो ये जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है उसका एक कंपोनेंट है, अच्छा ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है क्या? यस। और एक नीचे लग रहा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा आएगा। एफ का राइट वाला कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा और नीचे वाला कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, राइट की तरफ आप पुश कर रहे हो। जरा देखो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो बिल्कुल सही बोला स्टूडेंट कि नॉर्मल जो है वो एफ साइन थीटा और mg का सम है। एफ का वैल्यू कितना है, तो क्वेश्चन बोला 50 न्यूटन। साइन 37 का वैल्यू 3/5। मास कितना है 3 kg मतलब 30 न्यूटन। ये हो गया कितना 10 3 30 60 न्यूटन का नॉर्मल है। फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू म्यू एस इंटू एन, म्यू एस का वैल्यू है 0.3, नॉर्मल है 60 मतलब 18 न्यूटन। उसके बाद फिर फ्रिक्शन का काइनेटिक वैल्यू निकाल लो, म्यू के इंटू एन, म्यू के का वैल्यू है 0.25, नॉर्मल है हम लोग के पास 60 मल्टीप्लाई करोगे 15 न्यूटन। और अब निकाल लो एक F cos थीटा। F cos
थीटा भी निकालो। 50 cos 37 4/5 ये हो गया 40 न्यूटन। पूरा डाटा देखिए अच्छे से, डाटा देखिए, बोलिए मोशन होगा या नहीं? आवाज आ रही है? मोशन होगा। सबको ही मोशन होगा कि नहीं? होगा सर। हाँ सर होगा। कैसे पता चला होगा? सर क्योंकि अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन है और लिमिटिंग फ्रिक्शन 80 न्यूटन है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा है। हाँ एकदम सही बोले। मोशन टेक्स प्लेस, मोशन होगा। और मोशन क्यों हो रहा है? तो F cos थीटा का जो वैल्यू आया आपका वो फ्रिक्शन के लिमिटिंग से ज्यादा है। अच्छा, क्वेश्चन तो बोला कि भाई एक्सेलरेशन निकालो, हम एक बार में लिख दें। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू F cos थीटा माइनस फ्रिक्शन बाय मास। यस। फ्रिक्शन कौन सा? अप्लाइड फोर्स नहीं, ये फ्रिक्शन कौन सा लोगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मोशन हो रहा है, तुमको पता चल गया। अब जो फ्रिक्शन तुम लोगे वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ओके, यस सर। 40 माइनस 15 बाई नीचे में 3। सॉल्व करो जो आया आंसर। इज दिस क्लियर? यस सर। सभी कोई जी, सब ठीक है? यस सर। चलिए यस सर। अगला क्वेश्चन आपको बनाना है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। प्रीवियस एग्जांपल देख लो। सपोज बोला क्या? प्रीवियस एग्जांपल मतलब प्रीवियस एग्जांपल से हम आपको डाटा दे देते हैं। फोर्स था 50 न्यूटन का, 50 था ना जी। मास था 3 kg, थीटा था 37, म्यू एस का वैल्यू था 0.3 और म्यू के का वैल्यू था 0.25। चलो बना के दिखाओ इसको, चलो बना के दिखाओ। यू हैव 5 minutes। सर पिछला वाला क्वेश्चन ओरिजिनल एफ कितना था सर? ओरिजिनल एफ अप्लाइड एफ सर। तो अप्लाइड एफ वही था, 85 था शायद। हाँ देखो। यस ओके सर। सर फोर्स तो सेम ही होगा ना, अप्लाइड फोर्स। चलो मेरा बनाओ ना, देखो अब आंसर आता नहीं आता, बनाओ ना।
एक्सेलरेशन 13.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया सबका? सर यहाँ पे एक्सेलरेशन थोड़ी फोर्स में फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन। चलो 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 देखो, पहले तुम एक्सेलरेशन निकालो ना, एक्सेलरेशन। यहाँ पे फोर्स निकालना है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन आप है ना, हम एफ दे दिए आपको 50 न्यूटन, आप एक्सेलरेशन निकालिए ना पहले थोड़ा। अच्छा ठीक है, क्या ये राइट की तरफ का एफ कॉस थीटा आ रहा है? ऊपर वाला एफ साइन थीटा है। एक्सेलरेशन 8.3। ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, पीछे की तरफ फ्रिक्शन, करेक्ट ना? क्या भी हम लोग नॉर्मल का वैल्यू लिख दें mg माइनस एफ का साइन थीटा। mg है 30, एफ है 50, साइन थीटा, साइन 37 3/5। क्या ये नॉर्मल 0 आ रहा है? यस सर। हाँ, इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कुछ बनाने के। देखिए इसका लॉजिक क्या डेवलप करता है, इसका लॉजिक ये डेवलप करता है कि आपका जो फोर्स का ऊपर वाला कंपोनेंट है वो mg को बैलेंस कर दिया। ये है तो जमीन के टच में रखा, लेकिन जस्ट छू रहा है, नॉर्मल एग्जैक्ट नहीं कर रहा है। अगर नॉर्मल इतना है तो रफनेस कितना भी हो, क्या हमारे फ्रिक्शन का वैल्यू 0 है? यस सर। क्या आप सबको समझ में आया? अच्छा, आप अभी जो आंसर बता रहे थे, कौन था? आलोक था, सॉरी पवन। हर्ष कैसे आंसर लाए थे हर्ष? सर वो सर पिछले वाला क्वेश्चन का। तो पिछला वाला क्वेश्चन नहीं है ना भाई, देख रहा है ना, यहाँ एफ का एक ऊपर वाला कंपोनेंट है, नॉर्मल बदलेगा, ठीक है। अब चलिए, आपका पहले हमको ये सिखाना था, अब आपका क्वेश्चन बनाते हैं। पिछले न्यूमेरिकल में हम लोग का एक्सेलरेशन कितना आया? पिछले न्यूमेरिकल में हम लोग का एक्सेलरेशन कितना आया था, बोलो तो? 8.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये कहता है इस बार कि भाई देखिए कि आप ये f का वैल्यू बता दीजिए, ये आप भूल जाइए, इसका काम हो गया। ये बता दिया कि अगर आप इतना लोगे तब तो ये फ्रिक्शन ही नहीं होगा, केवल f cos थीटा उसको आगे खींचेगा। अगर आप ये f लोगे, 50 न्यूटन लोगे, तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं, केवल f cos थीटा उसको राइट खींचेगा, और राइट खींचेगा तो आप बना दो। समझ गए? मान लो हम यहाँ f कुछ लेते हैं, क्या मेरे नॉर्मल का वैल्यू तुम mg माइनस एफ का साइन थीटा लिखोगे? यस। अब यहां से जब आप इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन देखोगे तो आप लिखोगे f cos थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर आप लिखोगे f cos थीटा, फ्रिक्शन के जगह पे म्यू, नॉर्मल के लिए तुम्हारा होगा mg माइनस f का साइन थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट है? यस सर। अब आप इसमें सब डाटा पुट कर दीजिए, a m थीटा म्यू सब पुट करके f का वैल्यू निकाल दीजिए, जो आएगा वही आंसर। समझ में आया? क्या बोलते हो, सबको समझ में आया? सर तो ये mg माइनस एफ साइन थीटा का वैल्यू तो 0 आ रहा है ना सर वहां पर। अरे यार, ये 0 कब आ रहा है? जब तुम्हें 50 न्यूटन लेके कर रहा तब ना। यस सर। ये तो हम बस चेकिंग बताएं कि कभी कभी ऐसा होता है, तो इसको आप भूल जाओ। ठीक सर। ठीक है,
आपको तो अब एक नया एफ ही निकालना। अब आप एफ का आंसर थोड़ी ना बोलेगा 50 न्यूटन है, आपको तो 50 न्यूटन पिछला दे दिया गया। अभी आपको वही एफ तो निकालना है, एफ रिक्वायर्ड, एफ रिक्वायर्ड यस टू प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन। ए का वैल्यू 8.3। बोलो। ओके ठीक से बना लेंगे सर। नहीं अभी बनाओ, आंसर बताओ। अभी कंप्लीट करो सब, एफ का वैल्यू बताओ। बना रहे सर। कितना? एक्सेलरेशन 13.03। अरे एक्सेलरेशन निकालना, सब महान आदमी है कार्य। तुमको एफ निकालना है ना, इज फोर्स इज इक्वल टू 40 न्यूटन। बस हो गया। एक्सेलरेशन में 8.3 पुट करो, मास में 3 पुट करो, थीटा में 37, जी में 10, म्यू का वैल्यू 0.25 म्यू के, और एफ देखो कितना आ रहा है। क्या आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। आ गया? अरे कुछ बोलता नहीं, आया कि नहीं आया? सर बना रहे अरे कितना देर लग रहा, बना रहे बना रहे बना रहे, छोटा सा कैलकुलेशन आधा घंटा से बना रहे। करो करो जल्दी करो। पुनीत आपका न्यू ज्वाइनिंग है क्या पुनीत? यस सर। अच्छा ये पुनीत ये सब समझ में आ रहा है आपको? सर आधा से समझा है तो आधा आधा समझ में आ रहा है, पर हम मैम को बोले तो मैम बोली है कि बैकलॉग क्लियर कर लीजिएगा तो हो जाएगा। तो बैकलॉग आप कैसे क्लियर कर रहे हैं? मैम हमको ऐप में ऐड करवा दी है और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा दी है, तो उसी से वीडियोस देखते हैं। एक बार हमको है ना बैच खत्म होगा ना तो मेरा नंबर है आपके पास? नहीं सर नंबर नहीं है आपका। अच्छा ठीक है, लिख लो। हाँ सर बोलिए। 94311 94311 59126। 59126। ठीक है, इस पे कॉल कर लेना, बैच खत्म होगा उसके आधा एक घंटा के बाद कॉल करना, ठीक है? थोड़ा सब भेज उस देंगे तब उसके बाद फ्री होके बात करेंगे। हाँ ठीक है सर। हाँ जी, अब आया आंसर? ये आज नहीं आएगा आंसर, हम समझ गए। देखिए आपको कैलकुलेशन करना है और आप इतने देर से इसमें लगे हुए हैं। सबको रुको, थोड़ा कैलकुलेशन सीखो। आया किसी का आंसर? किसी का आ गया 40? किसी और का आया? नहीं, रुक जाओ, रुक गया सब कोई? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। रुक जाओ, तुमको पता है प्रॉब्लम क्या हो रहा है? तुम इसको 8.3 ले लिया है।
यस और दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि तुम म्यू को 0.25 ले लिया है। बोलो सही है? यस सर। क्या हम इसको 25/3 नहीं लिख सकते हैं? बेवकूफ है क्या? हाँ सर। cos 37 4/5। अच्छा, क्या हम इसको 1/4 नहीं लिख सकते हैं? यस सर। ना यस, यस ना, इसी को कहते हैं जनरल नॉलेज। इसको उधर, ये दोनों को जोड़ दिए, नीचे ले लिए 20, ये 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 16 और उधर 3, ये गया उधर 25 प्लस 30/4, 4 से 100, 130/4। इधर कितना 19f/20, इधर कितना 130/4, 4 से काट दो 5 बार में, 5 से मल्टीप्लाई करो और f का वैल्यू हो गया 130 गुने 5/19। 13 का पहाड़ा जानता है? 13 5 65। आंसर 19 का पहाड़ा जानता है? नहीं। 19 3 57, 80, 19 चौक 76, 40 2 बार में 38 और 1 बार में 19। आंसर क्या बुझा? बुझे सर। अरे खाली बूझ रहा है, बना रही है, नहीं रहा है। सर ये मेथड से नहीं गए ना सर। अच्छा, कोई भी चीज जो तुम सीखते हो उसका लाइफ में यूज क्या है? टू मेक थिंग्स इजियर, करेक्ट ना? यस सर। अगर आपके लाइफ में कोई चीज, सीखा हुआ चीज आपको लाइफ को इजी बनाने में काम नहीं आ रहा है तो वो काम का नहीं। आप क्यों सीखे उसको? फिर सीखे क्यों थे? क्या आपको बचपन में कोई सिखाया था 0.25 को 1/4 लिख सकते हो? यस सर। हाँ सर। तो उसको क्यों सीखे थे हम लोग? कभी उसको हम लोग क्यों सीखे थे? दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं ना आपको, अगर आप कोई भी चीज ऐसा पढ़ रहे हैं जो जनरल लाइफ को इजी नहीं बना रहा है, वो काम का नहीं है। जो आप लोअर क्लास में पढ़े वो आज काम आएगा, जो आज आप पढ़िएगा वो लाइफ में आगे काम आएगा। अगर आप इसको सीख नहीं रहे, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, देन व्हाई यू आर स्टडीइंग यार? A new question. चलो दिमाग लगाओ, बोलो बनेगा कैसे? अच्छा, एक वर्ड है यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स, इसलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा हटाना चाह रहे हैं। हम आपको कॉन्टैक्ट फोर्स थोड़ा बाद में बताने वाले हैं, ये क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण हम इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। चलो इसको बनाओ, इसको बनाओ। दिमाग दौड़ाओ, थोड़ा सोचो।
हो गया? लिखा है 20 kg box is gently placed on a rough inclined plane of inclination 30 with horizontal. The coefficient of sliding friction between the box and the plane is 0.4. Find the acceleration of the box down the incline. नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। आप देखिए इसका एक जनरल फॉर्म 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हो सकता आएगा। हम आपको एक जनरल फॉर्मूला ही बना दें क्योंकि ये बहुत जगह काम आने वाली चीज है। क्या जब ये मोशन नीचे की तरफ करेगा तो हम लोग लिख सकते हैं mg sin अल्फा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस सर। mg sin अल्फा फ्रिक्शन में लिख सकते हैं म्यू एन। यस सर। mg sin अल्फा माइनस म्यू नॉर्मल की जगह पे लिख सकते हैं mg cos अल्फा इज ma। अब इन दोनों में से mg को कॉमन ले लो तो sin अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा आएगा इज इक्वल्स टू ma। दोनों तरफ m कैंसिल, तो क्या आपके एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला आ गया g टाइम्स ऑफ sin अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा। बोलो सही है? यस सर। इसको डायरेक्टली याद रखना क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है जो बनता है। आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं डाटा पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, लेकिन हम बोल रहे हैं एक दो चीज पे ध्यान दो। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान दो कि ये मास पे डिपेंड नहीं करता, मास से इंडिपेंडेंट है। मास से इंडिपेंडेंट है, ठीक है? मास से इंडिपेंडेंट मतलब भारी चीज रखो हल्का चीज रखो, अगर म्यू सेम है थीटा सेम है तो एक्सेलरेशन सेम होगा। बोलो सही है? यस सर। लेकिन पता है आप जो अभी तुरंत यस बोल दिए ना, हम आपको एक चीज बोलते, छोड़ दीजिए ये 5 मिनट का पढ़ाई। हाँ सर, समझिए सर। अगर आप भारी चीज रखिएगा तो आपको लगेगा जल्दी जाएगा, हल्का चीज धीरे धीरे जाएगा। समझे? सही अपोजिट सर। हाँ, या उल्टा कुछ भी, मतलब आपको लगेगा कि मास पे डिपेंडेंट है, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है कि अगर ये एक्सेलरेशन आप लेंगे तो ये केवल म्यू पे और अल्फा पे डिपेंड करता है। म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और अल्फा मतलब कितना एंगल तक आप उसको उठाए हैं। ओके, अगर सोचो अगर म्यू को इंक्रीज कर दिए तो एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? म्यू इंक्रीज करने का मतलब है रफनेस बढ़ाना। अगर हम रफनेस को बढ़ा दिए तो एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज होगा। बिल्कुल सही, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। एक तो है लाइफ का अपना एक्सपीरियंस। आप देखिएगा अगर कोई बहुत फिसलन वाला इंक्लाइन रहेगा तो उस पर बैठिएगा तो तुरंत ससर के नीचे चले जाइएगा। सही है? यस। और अगर थोड़ा रफ होगा तो नहीं फिसलोगे वैसे जैसे पहले केस में फिसले थे। करेक्ट? यस। तो इस इक्वेशन को भूलना मत। चलो एक बार सबको साथ में बोल दो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g into sin अल्फा माइनस न्यू cos अल्फा। और सुनाई नहीं दिया, तुम चुप रहो और बाकी सब g into sin अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा। वेरी गुड। g टाइम्स ऑफ sin अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा। और बाकी सब तो जान ही गए हैं, बाकी सबको तो पढ़ने उड़ने का जरूरत है नहीं, वो लोग अपने से सब याद वाद कर लेते हैं। दे आर वेरी 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 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं। सर बट वो मास वाला बोले कि इंडिपेंडेंट है, बट सर वो डिपेंड करता है तो उसका क्या लॉजिक है सर? मास पे डिपेंडेंट नहीं होता, समझे? ये डिपेंडेंट होता है म्यू पे। म्यू पे आप जब किसी भारी आदमी और किसी हल्के आदमी को कहीं बैठा देते हैं तो आप एक ही कपड़ा और एक ही तरह का फ्लोर तो नहीं ना ले लेते हैं। सर मान लीजिए दोनों सेम हो गया तो सर नहीं डिपेंड करेगा, तुम बैठा के देख लो। साइंस है, केमिस्ट्री थोड़ी ना जिसमें एक्सेप्शंस होता है। सर हम एग्जांपल बोले।
हाँ क्या बोले? रियल लाइफ एग्जांपल। क्या बोले? रियल लाइफ एग्जांपल बोलिए। हमको बताना है। यस सर। हाँ। आप लोग बिरसा मुंडा पार्क गए घूमने? यस सर। यस सर। तो बिरसा मुंडा पार्क, इस पे बैठ के ससरना स्टार्ट करो, ठीक है? सर मेरे दिमाग में यही एग्जांपल आया था, इसीलिए। हाँ एकदम सही एग्जांपल आया। इस पे आप फिसलिएगा ना नीचे, तो कितना एक्सेलरेशन आपका होगा ये मास से डिपेंडेंट नहीं है, ये इस बात से डिपेंडेंट है कि आपका क्लॉथ और नीचे वाला जो फ्लोर है उसके बीच का फ्रिक्शन कितना कम है। फ्रिक्शन जितना कम होगा, म्यू जितना कम होगा, एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। यस। चलो अगला क्वेश्चन लिखा है, फोर्स ऑफ 400 न्यूटन एक्टिंग हॉरिजॉन्टल पुशेस up a 20 kg block placed on rough inclined plane which makes an angle 45 with the horizontal acceleration experienced by the block is 0.6 meter per second is find the coefficient of sliding friction between the box and the incline. Actually this question is very good, आप इसको हल्के में ना ले। यहाँ एक ब्लॉक है, ओके? इस ब्लॉक का मास है, छोड़ दोगे तो ससरता हुआ फिसलता हुआ नीचे गिर जाएगा। अच्छा मेरे मुंह से बार बार निकल रहा ससरता हुआ, जानते हो? यस सर। हाँ, तो ये फिसलता हुआ नीचे गिर जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला ना कि 400 न्यूटन का फोर्स लगाना है हॉरिजॉन्टल में, धक्का देना इसको। आप इधर से दिखा सकते हो कि धक्का दे रहे हो या इधर से दिखा सकते हो कि खींच रहे हो, दोनों एक ही बात है ना। या तो बोलो इधर से धक्का दे रहे हैं या बोलो इधर से खींच रहे हैं, ओके? यस सर। बोला कि जब ऐसा खींचोगे तो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय द ब्लॉक इज 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है विद एन एक्सेलरेशन a। चल भाई डायग्राम बना ले, फटाफट डायग्राम बना ले। नीचे की तरफ mg, इस डायरेक्शन में mg का साइन थीटा, ये एंगल थीटा, इधर वाला mg का कॉस थीटा, ये f का भी अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा, f का ऊपर वाला कंपोनेंट f cos थीटा और एक इधर वाला कंपोनेंट f sin थीटा, ये इधर की तरफ नॉर्मल। बोलो कुछ छूट गया? फ्रिक्शन किधर? डाउनवर्ड नीचे। हाँ बिल्कुल सही, फ्रिक्शन हो गया। इक्वेशन बना दो, ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है मतलब f cos थीटा बड़ा है इन दोनों से। तुम्हारा इक्वेशन बनेगा f cos थीटा माइनस mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके? अब देखो f cos थीटा माइनस mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन लोगे तो म्यू इनटू n पुट करोगे। बोलो बोलो। यस हाँ बताओ n कितना लोगे? सर mg cos थीटा और f sin थीटा। वेरी गुड वेरी गुड। f cos थीटा माइनस mg sin थीटा माइनस म्यू n के जगह पे mg cos थीटा और प्लस f इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो भाई क्वेश्चन में आ जाओ। देखो एक्सेलरेशन है, देखो थीटा है, देखो f है, देखो मास है, देखो क्या निकालना है? कोएफिशिएंट मतलब u निकालना है। कर लोगे? यस चलो नोट करो, 2 मिनट समय दो, जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर बताओ तो देखते कितना जल्दी कर लेता है। जल्दी से मतलब आधा घंटा वाला नहीं।
सर 0.027। मे बी, हमको आंसर नहीं पता, आप जो बोल रहे हैं हम लिख देते हैं, बाकी सब कोई अपना क्रॉस कर चेक कर लेगा। 0 पॉइंट कितना बोले? 027। 027 थोड़ा ज्यादा छोटा लग रहा है। हाँ मे बी ओके, एक बार फिर चेक करते हैं। सर हाँ बोलो ना। सर वो f sin थीटा ना होगा सर, म्यू इक्वल टू mg cos थीटा प्लस f sin थीटा। अच्छा यहाँ पे ना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हो सकता है 0 पॉइंट, तुम देख लेना। अब ये कैलकुलेशन मेरे हिस्से से हटाओ। 0.91 बोले? ठीक है, देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको कैलकुलेशन एकदम दम से एक बार में जल्दी एक्यूरेट करना पड़ता है। आप कैलकुलेशन में इतना समय ले लीजिएगा, आपको फिजिक्स के लिए समय ही नहीं मिलेगा। कभी आप सोचते हैं कि फिजिक्स का जो आप क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए हम आपको एक छोटा सा एनालिसिस दिखा दें। यह आपका जेईई मेंस में 90 क्वेश्चन आपको मिलता है 3 घंटे। अभी तो 75 हो गया, 75 हो गया, तो भी है ना आपको 2.5 के अप्रॉक्स है ना मिनट्स मिलता है एक न्यूमेरिकल के लिए। 2.5 मिनट्स अप्रॉक्स। 2.5 मिनट्स फॉर व्हाट? 2.5 minutes for reading the question, understanding the question, applying the concept of physics and making the calculation, as well as अगर ऑनलाइन है तो टिक मारो, अगर बबल है तो बबल रंगो, समथिंग लाइक दैट। तो इतना सारा चीज आपको उस 2.5 मिनट के अंदर करना पड़ता है। बोलो समझा? यस। और तुम कैलकुलेशन में 5 मिनट लगाता है। कैलकुलेशन में 5 मिनट, क्वेश्चन को 5 बार पढ़ता है, समझता एक को बार नहीं है, कहां से बनेगा? हैबिट ऐसा डेवलप करो जो तुमको आगे ले जाके इंजीनियर और डॉक्टर बनाए। हैबिट ऐसा मत डेवलप करो कि जिससे ना बस जिंदगी कट रही है तो कट रही है। हैबिट कहने का मतलब क्या? किसी किसी को आदत होता है 5 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तब, अरे यार एक ही बार में मन से पढ़, समझ कि क्या लिखा है। एक बार क्वेश्चन तुम 30 सेकंड में पढ़ा, तुम उसको 5 बार पढ़ा तो उसी में 150 सेकंड लग गया, हो गया तेरा 1.5 मिनट, 2 मिनट चल गया। तो जो लोग 5 बार 10 बार क्वेश्चन पढ़ के है ना समझते हैं, वो लोग समझिए कि उसको रिड्यूस करना होगा। अब ऐसा मत कि क्वेश्चन है मत पढ़ना, बोला सर बच गया 30 सेकंड। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? यस। एक टर्म आया है एंगल ऑफ रिपोज। 2 टर्म है, हम दोनों पढ़ा दे आज थोड़ा। एक एंगल ऑफ रिपोज है, एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? आप किसी इंक्लाइन के ऊपर, मान लीजिए मेरा ये हाथ है, इस हाथ के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ, ब्लॉक दिखाई दे रहा है ये? यस। जब आप इस हाथ को हॉरिजॉन्टल से ऐसे उठाएंगे, एंगल बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो रखा हुआ ब्लॉक है वो जस्ट है ना स्लिप करने वाला है। समझ रहे हो? करने वाला है, ठीक है, ये स्लिप करने वाला है। ओके, डेंजरस, ठीक है। यस। तो वो मैक्सिमम एंगल जहां तक किसी इंक्लाइन के ऊपर रखा हुआ बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और थोड़ा भी अगर आप एंगल बढ़ाए बॉडी स्लिप करके नीचे चला आएगा, उस मैक्सिमम एंगल को जो हॉरिजॉन्टल से बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। समझे क्या? यस, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन के जैसा ना। हाँ, मतलब उस समय बॉडी पे लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करेगा, एकदम लिमिटिंग केस में रहेगा। जैसे ही थोड़ा भी एंगल बढ़ाओगे स्लिप करके नीचे आ जाएगा। ओके, यस। लिखो डेफिनेशन एंगल ऑफ रिपोज का।
that angle formed by any inclined plane, that angle formed by any inclined plane with horizontal, that angle formed by any inclined plane with horizontal, so that body placed on incline, so that body placed on incline is in limiting equilibrium, body placed on incline is in limiting equilibrium, comma, is known as angle of repose. देखो इसका डेरिवेशन, मान लो ये एंगल ऑफ रिपोज है और इस पे एक बॉडी ऐसे रखा है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, इस डायरेक्शन में mg का साइन थीटा लग रहा है, इस डायरेक्शन में mg का कॉस थीटा लग रहा है, इस डायरेक्शन में नॉर्मल है और पीछे की तरफ फ्रिक्शन है। ओके, ये फ्रिक्शन कौन सा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। बॉडी प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन इज इन limiting equilibrium, body placed on incline is in limiting equilibrium, mg sin थीटा नीचे, क्या वो फ्रिक्शन के इस लिमिटिंग वैल्यू को बैलेंस करेगा? यस। mg sin थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन को लिख दे म्यू एन। यस सर। mg sin थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, नॉर्मल के जगह पे mg cos थीटा, mg कैंसिल, sin थीटा इज इक्वल्स टू म्यू cos थीटा, या आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, या फिर आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। ठीक है, एक मिनट, tan इनवर्स म्यू। ओके, मतलब अगर आपका इंक्लाइन हॉरिजेंटल के साथ tan इनवर्स म्यू के बराबर एंगल बनाता है, तो जो भी बॉडी उस इंक्लाइन के ऊपर रखा है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। थीटा थोड़ा भी बढ़ेगा वो स्लिप करके नीचे आ जाएगा, थीटा घटा हुआ रहेगा वो स्लिप नहीं करेगा। देखो हम दो लाइन लिख रहे हैं, दो लाइन समझो, समझना। अगर मेरा थीटा tan इनवर्स म्यू से बड़ा है, मान लो ये इंक्लाइन है और इसका जो थीटा है वो tan इनवर्स म्यू से बड़ा है, बोलो बॉडी जो इस इंक्लाइन पे रखा है वो क्या करेगा? मोशन में रहेगा या रेस्ट में? डाउन कर देंगे। ये नीचे की तरफ मोशन में आएगा, और जो यहाँ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा वो बाय नेचर कैसा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। वेरी गुड। और अगर हम लोग थीटा tan इनवर्स म्यू से छोटा रखें रिमेन्स कांस्टेंट, तो अगर ये थीटा tan इनवर्स म्यू से छोटा है तो कोई भी बॉडी अगर आप इंक्लाइन पे रखेंगे तो वो मोशन करेगा या नहीं? रेस्ट में रहेगा। तो उस समय जो यहाँ का फ्रिक्शन होगा बाय नेचर कितना? स्टैटिक होगा। कोई बता सकता है कितना होगा? कोई बता सकता है कितना होगा? mg sin थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड। mg sin थीटा के बराबर होगा, उतना ही होगा जितना कि नीचे की तरफ खींचने वाला फोर्स है। बोलो सही है? यस।
तो ये था कंसेप्ट एंगल ऑफ रिपोज का। अगर आपके पास इंक्लाइन का इतना एंगल आप देखते हैं जिससे इंक्लाइन पे रखा हुआ बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में हो, तो उस एंगल को आप एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। उससे ज्यादा एंगल लीजिएगा बॉडी स्लिप करेगा, उससे कम एंगल लीजिएगा बॉडी अपनी जगह पे रहेगा, ना नीचे ना ऊपर। ओके यस। चलो, इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अभी हम थोड़ी देर पहले के क्वेश्चन स्किप किए थे, उसमें लिखा हुआ था कांटेक्ट फोर्स, याद आया? यस यस। सबसे पहले सीख लो कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। कांटेक्ट फोर्स आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब कोई बॉडी किसी रफ सरफेस पे मूव करता है, फिसलता है, स्लिप करता है, तो उसके कांटेक्ट की वजह से दो फोर्स काम करता है। एक फ्रिक्शन जो सरफेस के पैरेलल काम करता है, और एक कांटेक्ट में होने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन। बोलो सही है? यस। इन दोनों का रिजल्टेंट कहने का मतलब कांटेक्ट फोर्स रिजल्टेंट है। कांटेक्ट फोर्स रिजल्टेंट है दो कांटेक्ट फोर्स का। कौन सा दो कांटेक्ट फोर्स? एक फ्रिक्शन और दूसरा नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स हमेशा एक दूसरे पे 90 होगा। कोई बता सकता है क्यों? सर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के परपेंडिकुलर कांटेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में रहता है। वेरी गुड। कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल फ्रिक्शन लगता है और कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है, तो दोनों के बीच एंगल हमेशा 90 होगा। जब भी हम लोग नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं, उसी को आप कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। कांटेक्ट फोर्स इज रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। भूलना मत, कांटेक्ट फोर्स मतलब है रिजल्टेंट किसका? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का, उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया है सर। तो कभी भी अगर कोई कांटेक्ट फोर्स पूछ रहा है, इसका मतलब रूट अंडर नॉर्मल का स्क्वायर और फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर कर लेना। क्या तुमको पता चला ये रूट अंडर वाला फॉर्मूला कहां से आ गया? यस। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आज दो वेक्टर में एक नॉर्मल है, एक फ्रिक्शन है, तो उनके जगह पे हो गया रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। क्लियर ना? यस। अब आइए एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक बॉडी है, ये राइट की तरफ मोशन में है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। सही है ना? फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल का अगर हम रिजल्टेंट लेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ से इधर आएगा। यस सर। क्या ये आर कांटेक्ट फोर्स है ऊपर वाला? यस। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। सिंपल। कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल बनता है उसको आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? यस। कांटेक्ट फोर्स मतलब आर, जो एक्चुअली रिजल्टेंट था फ्रिक्शन और नॉर्मल का। कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। एंगल बिटवीन कांटेक्ट फोर्स and normal reaction is called angle of friction. Angle between contact force and normal reaction is called angle of friction. जरा गौर करना,
क्या हम वहां पे tan लैम्डा अगर लिखें तो tan लिखेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर में आएगा फ्रिक्शन और बेस में आएगा नॉर्मल। tan लैम्डा फ्रिक्शन के जगह पे म्यू एन और नीचे भी है एक n, दोनों n कैंसिल, लिख दें tan लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू या फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, बिल्कुल वैसे ही ना जैसे अभी एंगल ऑफ रिपोज था। यस सर। लेकिन दोनों अलग चीज है, दोनों को मिलाइएगा नहीं, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज क्या था? मैक्सिमम एंगल जिससे इंक्लाइन पे रखा हुआ बॉडी स्लिप करता हुआ नीचे गिरने के लिए तैयार हो, लिमिटिंग केस में हो, उस मैक्सिमम एंगल को आप एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। और अभी क्या था? एंगल है, अभी भी एंगल है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो एंगल, बट इट इज द एंगल बिटवीन कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। देख लो अच्छे से, किसी को कोई डाउट? नो सर। क्या सबको समझ में आया? कहीं किसी को कोई इशू? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है। इस एक न्यूमेरिकल को कर लेते हैं, इस एक न्यूमेरिकल को कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी जरा डाटा पे गौर कीजिए। कौन नीचे जाएगा? 1 kg की 2 kg? जल्दी 2 kg। क्यों 2 kg? कोई नहीं जाएगा सर, दोनों साथ में जाएंगे क्योंकि मास में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। फिर दोनों साथ में क्यों जाएगा? 1 kg को पहले जाना चाहिए, आगे है। नहीं सर, फ्रिक्शन उसमें ज्यादा है सर, म्यू ज्यादा है, वो रुक रुक के जाएगा और M2 जाके जाके नहीं सो क्रॉस करेगा। M1 का फ्रिक्शन ज्यादा है, M2 का कम। अच्छा ठीक ठीक। आप लोग का स्कूल खुल गया ना सबका? आप लोग का स्कूल खुल गया? यस सर। स्कूल में अभी प्रेयर होता है कि नहीं होता है? बंद। असेंबली में जब तुम लाइन में लगा रहता है तो तुम्हारा 2 तरीके का मोशन हो सकता है। एक, आगे वाला तुमसे स्लो है, तुम उसको धक्का दे दे के आगे बढ़ा रहा, बोलो सही है? यस। या आगे वाला तुमसे फास्ट है तो तुम बोले जा तुम, हम आ रहे हैं आराम से, बोलो ठीक है। वही चीज यहां भी है, वही चीज यहां है। तुम जरा गौर करो, हम लोग जो एक्सेलरेशन का आज एक इक्वेशन पढ़े थे, g टाइम्स ऑफ साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा, जिसमें तुमको ये बताया गया था कि अगर म्यू ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, पढ़े थे? यस सर। तो म्यू ज्यादा किसका? म्यू ज्यादा किसका है? 1 kg वाले का। आगे वाले का म्यू ज्यादा, उसका एक्सेलरेशन कम होगा। पीछे वाले का म्यू कम, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, लेकिन पीछे वाला बहुत प्रॉब्लम में फंस गया बच्चा, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है लेकिन आगे वाला जाने नहीं दे रहा ना। यस। क्या तुमको समझ में आई बारी बात? यस सर। अगर अकेले अकेले 2 फिगर हम बना दे, देखो हम तुमको 2 फिगर बनाते हैं, बोलेंगे देखो जी दोनों में 37 है, एक में 1 kg वाला ब्लॉक है और म्यू है हम लोगों का 0.5, और एक में 2 kg वाला ब्लॉक है और म्यू है 0.2। बोलो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, 1 का या 2 का? 2 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक। हाँ वेरी गुड, सर A2 का। A2 ज्यादा होगा, एकदम सही। अरे भाई अकेले अकेले है, जैसे 2 लड़का को रेस में दौड़ा रहे हैं, जो तेज है वो निकला आगे, लेकिन ये फास्ट वाले को अगर 1 स्लो वाले के पीछे लगा दे, बोले नहीं तू आगे नहीं जा सकता, जाएगा पीछे, तो धक्का मार सकता है उसको, उससे आगे नहीं निकल सकता, बोलो सही है? यस। तो आपको यहाँ पे इन दोनों को एक साथ सोच के नया एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, जो A1 से बड़ा होगा लेकिन A2 से छोटा होगा, बोलो समझा? यस। धक्का मार मार के इसको थोड़ा बढ़ाएं, लेकिन अपना भी तो घट गया, अपना जितना जा सकते थे उससे स्लो जाएंगे ना। यस। तो नीचे
m1 प्लस m2 g साइन थीटा एक साथ, यहां पे फ्रिक्शन 1, यहां फ्रिक्शन 2 और इसका कंबाइंड एक्सेलरेशन a, इधर में नॉर्मल 1, यहां नॉर्मल 2। इज दिस क्लियर? यस सर। देखो एक बार में इक्वेशन लिख देते, तुम सॉल्व कर लेना। m1 प्लस m2 g साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन 1 माइनस फ्रिक्शन 2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। मतलब m1 प्लस m2 g साइन थीटा माइनस म्यू 1, ओके, म्यू 1 नॉर्मल 1 में लिखना m1 g cos थीटा 1 माइनस म्यू 2 नॉर्मल 2 में लिखना m2 g cos थीटा इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। क्या सबको समझ में आई? यस सर। यस सर। ये a जो आएगा, ये a जो आएगा वो a1 से बड़ा होगा कि छोटा? बड़ा। बड़ा। और a2 से छोटा। छोटा होगा। ठीक है, देखो हम 10 तक भेजेंगे, हम ये 10 नंबर भी भेजेंगे आपको, आपको बनाना है। ओके, यस। एचसीबी में क्वेश्चन नंबर आप देख लेना, चैप्टर का 1 से लेके क्वेश्चन नंबर आप है ना 20 तक बना के आइएगा। एक्सरसाइज वाला सर। हाँ, एक्सरसाइज वाला। ठीक है, ठीक सर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कहीं कोई डाउट किसी को, कोई टॉपिक उपिक में कहीं कुछ? नो सर। चलिए फिर ठीक है। सर, हाँ बोलो ना। वो फास्ट कैलकुलेशन वाला बताइए ना सर।